या कोई लॉजिकल थिंकिंग नहीं है तो वो वैसे भी 5000 वर्षों तक ऐसे ग्रो नहीं हो पाएगा। भारत हुआ है, भारत कितना महान था, उसका साइंस कैसा रहा, उसका अध्यात्म के साथ क्या जुड़ाव रहा, इसके ऊपर कम बात करेंगे। ये तो आप बहुत सारी पुस्तकों के माध्यम से समझ सकते हो। पहली एक पुस्तक है हिंदू अचीवमेंट्स इन एग्जैक्ट साइंस, विनय सरकार की बुक है, कभी भी पढ़ सकते हो। धर्मपाल की एक बुक है साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन 18th सेंचुरी, जिसमें धर्मपाल बात कर रहे हैं कि जब ब्रिटिशर्स भारत में आए तो भारत में कैसे पेपर, आइस, ये सब कुछ हो रहा था। और जहां भारत में 5 सोलर ऑब्जर्वेटरीज भी थी, जिसमें एक ये दिल्ली का जंतर मंतर, एक जयपुर में जो जंतर मंतर है, एक काशी में है, एक मथुरा में है, एक उज्जैन में है। इस प्रकार की भारत की परंपरा थी। वेस्टर्न 2 स्कॉलर रहे, एक का नाम है जोसेफ निदाम और दूसरा है जॉर्ज बसाला। तो जॉर्ज बसाला ये बोलता है क्या साइंस ओरिजिनेटेड इन द वेस्ट एंड देन इट डिफ्यूज टू द अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। क्या साइंस का जो ओरिजिन हुआ वो यूरोप में हुआ और फिर वो धीरे 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 करके संपूर्ण विश्व में गया। बाकी सारे लोग जो थे वो उनके पास साइंटिफिक टेम्परामेंट नहीं था। और नदीम ये बोलता है, क्या एक थ्योरी लेके आता है, क्या ऐसा कैसे हुआ, क्या चाइना में इंडस्ट्रीज इतनी ग्रो हो रही थी लेकिन फिर भी चाइना में साइंस स्टार्ट क्यों नहीं हुआ, साइंस फिर भी यूरोप में स्टार्ट हुआ। इसका क्रिटिक फिर लिखते हैं कपिल राज की बुक है रीलोकेटिंग मॉडर्न साइंस। क्या तुम लोकेट कर रहे हो उसको यूरोप में, ऐसा नहीं है, साइंस भारत में ही, भारत से ही शुरू हुई है। और स्टार्टिंग के जो ब्रिटिश या पोर्टुगीज या विभिन्न प्रकार के जो भारत में लोग आते रहे, जिसमें फ्रेंच है, डच हैं, उनके भी जब स्टार्टिंग के हम पेपर्स पढ़ेंगे तो वो बड़े हिंदू फ्रेंडली हैं। एक पेपर है द एंटिक्विटी ऑफ हिंदू मेडिसिन, 1837 का पब्लिकेशन है। लेकिन धीरे धीरे जैसे मैकॉले के मिनट्स हावी होने लगते हैं तो इंडियन ट्रेडिशनल नॉलेज को बहुत बड़ा एक क्रिटिक मिलता है। उस क्रिटिक का रिस्पॉन्स बहुत सारे साइंटिस्ट देते हैं, जिसमें एक हैं प्रफुल्ल चंद्र रे, दूसरे हैं जगदीश चंद्र बोस, महेंद्र लाल सरकार जिन्होंने इंडियन एसोसिएशन ऑफ कल्टीवेशन ऑफ साइंस बनाया। वही इंडियन एसोसिएशन ऑफ कल्टीवेशन ऑफ साइंस जहां पर सीवी रमन ऑफ आर्ट्स में काम करके रमन इफेक्ट के लिए 1930 में नोबेल प्राइज भी जीतते हैं। महेंद्र लाल सरकार स्वामी विवेकानंद के गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस के भी फिजिशियन थे। और फिर हम देखते हैं कि 12 जनवरी 1863 को बंगाल के कलकत्ता में स्वामी विवेकानंद नरेंद्रनाथ दत्त का जन्म होता है। पूरे भारत का भ्रमण करके कन्याकुमारी जब वो पहुंचते हैं और 3 दिन 3 रात साधना करते हैं उस रॉक के ऊपर, और वहां पे वो कहते हैं व्हाइल सिटिंग ऑन द लास्ट रॉक ऑफ इंडिया आई हिट अपॉन अ प्लान, क्या भारत के आखिरी शिलाखंड पे बैठकर मेरे मन में एक विचार आया, क्या भारत में कभी एक पॉपुलेशन से ज्यादा कभी ब्रिटिशर्स हुए नहीं, लेकिन 30 करोड़ भारतीयों के ऊपर राज कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? तो भारत का जो आत्मसम्मान, आत्मगौरव खो चुका है, इसको पुनः जागरण करने के लिए मुझे पश्चिम में जाना पड़ेगा। पश्चिम को मैं भारत की स्पिरिचुअल विजडम दूंगा तो पश्चिम से बहुत सारे लोग आएंगे, भारत में आएंगे और अपना पूरा जीवन समर्पित कर देंगे। और जब पश्चिम भारत की तारीफ करेगा तब जाके कम से कम हमारे भारतीयों को यह लगेगा हाँ हम कुछ हैं, हम भी कुछ कर सकते हैं। और फिर हमें पता है स्वामी विवेकानंद 2 महीने की अपनी यात्रा, आज तो हम लोग जाएंगे तो 24 घंटे के अंदर अमेरिका पहुंच जाएंगे, अपने 2 महीने की यात्रा करके स्वामी विवेकानंद अमेरिका पहुंचते हैं। और फिर वो शिकागो एड्रेस होता है, हम सब लोगों ने सुना है, जब वो कहते हैं माय डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, सामने बैठे हुए 7000 लोग तालियां मारते हैं। कुछ दिनों तक पहले तक जिस हिंदू युवा सन्यासी को बोला जा रहा है यू ब्लैक, यू इंडियन, अब शिकागो एड्रेस के बाद स्वामी विवेकानंद के लिए बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लग जाती हैं, न्यूज़पेपर्स में हेडिंग्स आती हैं, हिंदू मॉन्क विद ब्राइट आईज, रंबलिंग वॉइस, मस्कुलिन बॉडी, परफेक्ट इंग्लिश। तो वेस्ट के सामने पहली बार ऐसा था क्या कोई हिंदू या कोई भारतीय सन्यासी आके गेरुआ पहनकर उनकी भाषा में उनकी बात कर रहा है। और जैसे मैंने सिस्टर क्रिस्टीन का बताया, सिस्टर क्रिस्टीन एक और वृत्तांत में बताती है, क्या हम ऐसे ही स्वामी विवेकानंद का एक सेशन अटेंड करने आए थे और जैसे स्वामी विवेकानंद ने इंडिया बोला
बोले हमने इंडिया कभी देखा नहीं था, गूगल उस समय था नहीं, जो सुना था वो सब कुछ गलत सुना था भारत के बारे में, कि यहाँ पर ऐसे लोग रहते हैं, पहले मुगल्स का राज रहा, फिर ब्रिटिशर्स उनके ऊपर राज कर रहे हैं, इनको कुछ भी नहीं आता। लेकिन स्वामी विवेकानंद ने जैसे ही इंडिया बोला, उसी मोमेंट हमें भारत से, हमें इंडिया से प्रेम हो गया। इतना प्रभाव स्वामी विवेकानंद का पश्चिम जगत पे रहा। और इसी कॉन्टेक्स्ट में फ्रेंच एक्ट्रेस सारा, वो स्वामी विवेकानंद से बहुत ज्यादा प्रभावित हुई। तो सारा को ऐसे लगा, क्या मुझे मेरे दूसरे मित्र निकोला टेस्ला, उनसे स्वामी विवेकानंद की मुलाकात करवानी चाहिए। स्वामी विवेकानंद ने वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स 1492, क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका को डिस्कवर किया था। हम तो नहीं मानेंगे, वहां पे रेड इंडियंस पहले से रहते थे। 1492 1892, इसलिए उस घटना को 400 वर्ष पूर्ण हो रहे थे, इसलिए शिकागो में एक वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स बुलाया गया था, जिसमें एक रिलीजियस सेक्शन था, दूसरा साइंटिफिक सेक्शन भी था, जहां भी स्वामी विवेकानंद ने 5 लेक्चर्स दिए थे। उसकी स्पीच अभी अवेलेबल नहीं है। बाकी रिलीजियस पार्लियामेंट में जो स्वामी विवेकानंद ने 6 लेक्चर्स दिए थे, उनकी स्पीचेस अवेलेबल है। वहां भी स्वामी विवेकानंद ने भारतीय ज्ञान परंपरा की जब बात करी, स्वामी विवेकानंद का बाद में एक लेक्चर भी है, इंडियाज गिफ्ट टू द वर्ल्ड। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि हमने तो साइंस, टेक्नोलॉजी, लिटरेचर, आर्किटेक्चर, हर फील्ड में वेस्ट को सब कुछ दिया, लेकिन वेस्ट ने हमें क्या दिया? वेस्ट ने हमें लूटा खरूटा, हमें स्लेवरी दी, हमें मारा। लेकिन स्वामी विवेकानंद कहते हैं ये भारत रुकेगा नहीं, ये पुनः जागेगा। वो कहते हैं, आई डू नॉट सी इनटू द फ्यूचर, नॉट डू आई केयर टू सी, बट वन विजन आई सी क्लियर एज लाइफ बिफोर मी, that the ancient mother has awakened once more, sitting on her throne, rejuvenated, more glorious than ever, proclaim her to the world with the voice of peace and benediction। कि ये भारत माता तो पुनः जगत जननी बनने वाली है, मैं सामने अपने सामने देख रहा हूं। ये स्वामी विवेकानंद जैसे महापुरुष की वाणी है। अब जब हम साइंस की बात कर रहे हैं, तो साइंस बहुत सारी चीजों को कंट्रीब्यूट करता है। ऑब्सक्यूंटिस्ट बिलीफ्स को खत्म करता है, गलत मान्यताओं को खत्म करता है, इकोनॉमिक प्रोग्रेस देता है साइंस, सोसाइटी में एक अपलिफ्टमेंट का काम करता है साइंस। लेकिन साइंस सब्जुगेट भी कर सकता है, दमन भी कर सकता है किसी का। यह ब्रिटिशर्स ने भारत को बताया, या ब्रिटिशर्स ने भारत में करके दिखाया कुछ समय तक। और जितने भी ये साइंटिस्ट रहे या फिर स्वामी विवेकानंद रहे, स्वामी विवेकानंद ने या उनके शिष्यों ने, जिसमें मुख्यतः मैं बात करूं भगिनी निवेदिता, उन्होंने इसको एक काउंटर किया। स्वामी विवेकानंद जब शिकागो जा रहे थे, तो उनको जापान से शिकागो के रास्ते में मिलते हैं जमशेदजी टाटा। जमशेदजी टाटा वेस्ट में जा रहे थे और वहां पर कुछ काम करने, साइंस में कुछ काम करने की इच्छा रखते थे। स्वामी विवेकानंद उनको कहते हैं कि पश्चिम में क्या करोगे, भारत में करो। और जमशेदजी टाटा इस बात को अपने पास रख लेते हैं, छोड़ते नहीं है। स्वामी विवेकानंद शिकागो के बाद बहुत पॉपुलर बन जाते हैं। 1898 में जमशेदजी टाटा अपने हाथ से एक पत्र लिखते हैं स्वामी विवेकानंद को, क्या स्वामी विवेकानंद, क्या आप ये साइंटिफिक इंस्टीट्यूट जो मैं खड़ा करना चाहता हूं, उसको आप आगे बढ़ाना चाहोगे? एंड ही यूजेस द वर्ड जर्नल। जैसे होता है ना, आर्मी का जर्नल होता है, कि एक जर्नल के तौर पर क्या आप इसको आगे बढ़ाना चाहेंगे? स्वामी विवेकानंद के पास ये आता है, लेकिन स्वामी विवेकानंद उनको शुभकामनाएं देते हुए कहते हैं कि नहीं, मैं तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आपको शुभकामनाएं हैं। अब जमशेदजी टाटा मिलते हैं लॉर्ड कर्जन से। लॉर्ड कर्जन जमशेदजी टाटा को बोलते हैं, क्या भारतीयों को, हिंदुओं को, इनको साइंस इंस्टीट्यूट की क्या जरूरत है? ना तो इनको साइंस आता है, ना तो इनके पास साइंटिफिक टेम्परामेंट है, ना ही ये पीएचडी कर पाएंगे, और अगर ये कर भी लेंगे तो इनको नौकरियां कहां से देंगे? ये विषय खत्म हो जाता है। स्वामी विवेकानंद की शिष्या भगिनी निवेदिता वापस आती है, पश्चिम से भारत आती हैं। भगिनी निवेदिता अमेरिका में ट्राई करती हैं, इंग्लैंड में ट्राई करती हैं, क्या कैसे भारत में एक साइंटिफिक इंस्टीट्यूट खड़ा हो सके। और उसके बाद हम लोग देखते हैं, क्या विलियम रैमसे, जिनको 1904 में नोबेल प्राइज मिला, उनके पास ये बात जाती है कि भारत में कोई साइंटिफिक इंस्टीट्यूट खड़ा हो, उसको भी मना कर देते हैं, ऐसा नहीं हो पाएगा। फिर स्वामी विवेकानंद, उनके गुरु भाई और सिस्टर निवेदिता, ये जब अमेरिका जाते हैं अपने नेक्स्ट ट्रिप में, वहां पर भगिनी निवेदिता एक ऐसा माहौल बनाती हैं जिसके माध्यम से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर की एक आधारशिला खड़ी होती है। और जब स्वामी विवेकानंद मैसूर जाते हैं,
जिन राजा के पास वहां पे रहते हैं, राजा वाडियार, उनके बेटे 370 एकड़ जमीन देते हैं आज जो भारत में सबसे बड़ा साइंस इंस्टीट्यूट है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, उसकी स्थापना के लिए। पहले उसका मन ये हो रहा था कि वो मुंबई में बनाया जाए, लेकिन बाद में बात हुई कि उसकी स्थापना यहां पर हो, इसलिए बाद में खड़ा होता है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च इन मुंबई। ऐसी आधारशिला का काम स्वामी विवेकानंद और उनकी परंपरा खड़ी करके गई। लेकिन आप कहेंगे तो बहुत पुरानी बातें हैं, आज क्या है? आप कभी गूगल करिएगा महान महाराज के बारे में, एमजे महाराज। ही इज अ सन्यासी ऑफ रामकृष्ण विवेकानंद मूवमेंट। देश का सबसे सर्वोच्च अवार्ड है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भारत में, शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उनको 2011 में मिला है। दूसरा सबसे बड़ा अवार्ड है इंफोसिस प्राइज फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उनको 2015 में इंफोसिस अवार्ड मिला है। और 2025 में विज्ञान श्री, जो कि पद्मश्री के बराबर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एक अवार्ड किया गया है, उनको 2025 में विज्ञान श्री अवार्ड हुआ है। ये कॉन्टेक्स्ट हमें पता लगता है कि सिर्फ स्वामी विवेकानंद नहीं, स्वामी विवेकानंद के द्वारा एस्टेब्लिश संगठन रामकृष्ण मिशन, उनके सन्यासी भी उसी परंपरा में साइंस एंड टेक्नोलॉजी को बढ़ाते हुए, और महान महाराज बड़े मजाक में ये बात बोलते हैं कि मैं सिर्फ दो ही चीजें करता हूं, मेडिटेशन और मैथमेटिक्स। ये परंपरा साइंस की और भारत की एक लंबे कॉन्टेक्स्ट में रही। इसका बैकबोन के तौर पर हम लोग देखते हैं स्वामी विवेकानंद को। निकोला टेस्ला से लेके एपीजे अब्दुल कलाम जी के भी स्वामी विवेकानंद के ऊपर लेक्चर्स आप गूगल कर सकते हैं तो आपको मिलेंगे, जहां वो कहते हैं कि स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि मेरा नाम नहीं बड़ा होना चाहिए। आजकल क्या होता है, व्यक्ति अपना नाम बड़ा करना चाहता है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं मेरा नाम बड़ा ना हो, लेकिन मेरे जो विचार हैं वो बड़े हों, उनके ऊपर काम करने वाले लोग आए वो ज्यादा बड़े हों। ये मैं नहीं कह रहा, ये एपीजे अब्दुल कलाम जी स्वामी विवेकानंद के बारे में कह रहे हैं। निकोला टेस्ला भी एपीजे अब्दुल कलाम जी जैसे थे, उन्होंने भी कभी शादी नहीं करी, साइंस के सिवाय उन्हें कुछ दिखता नहीं था, ऐसा कहते